दोस्तों, इस चैनल पर आपको हर तरह की डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलेगी। अगर आप ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज की कहानी है छलावा के बारे में। छलावा जो लोगों को छल से मारता है। चलते हैं कहानी की ओर। पंडित जी अब घर के एकदम सामने खड़े थे और घर से उसकी दूरी महज 50 मीटर रह गई थी। मगर अब यहाँ उनकी साइकिल के पिछले टायर पर जैसे मानो किसी ने पकड़ के रख दिया हो, साइकिल वहीं जम गई। पिछला टायर का रिम सहित पूरा मुड़ गया और पंडित जी पास ही जाकर गिर गए। उसको साइकिल के पीछे किसी बड़े जानवर का होने का एहसास हुआ, मगर उनको अब वहाँ नहीं रुकना था तो पंडित जी सरपट अपने घर की तरफ भागे। वो जानवर भी पीछे भाग लिया। फिर क्या हुआ, छलावा की कहानी, पूरी कहानी सुनने के बाद पता चलेगा। तो नमस्कार दोस्तों, आपको और हमारे इस रोमांच के सफ़र में आपका स्वागत है। हम जानते हैं सभी खेल इंसानों ने बनाए हैं और इंसान ही उनको खेलता है, मगर एक शक्ति ऐसी भी है जो इंसान तो नहीं होती मगर फिर भी खेल बनाती है और उनको इंसानों के साथ खेलती है। वो खेल छल का होता है। इंसानी समझ बूझ को छलने का काम होता है और इसको रचने वाले और इंसानों के साथ खेलने वाले को छलावा कहते हैं। नौकार राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक पोता अपने दादा से पूछता है, दादाजी ये छलावा क्या होता है? क्या ये भूत होता है? दादाजी कहते हैं कि बेटा, भूत और छलावा एकदम अलग होते हैं। पोता पूछता है, दादाजी ठीक से बताओ ना, कैसे अलग होते हैं? दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि चलो तुम्हें अपने ही गांव की 2 कहानियां सुनाता हूँ, जिससे तुमको ठीक से पता चल जाएगा कि तुमने किस खतरनाक और धोखेबाज शक्ति का जिक्र किया है। छलावा की पहली कहानी। पहला किस्सा तो हमारे गांव के पंडित जी का ही है, जिसका नाम हरिहर शास्त्री था। वो आसपास के गांव में सबसे जाने माने पंडित थे। लगभग सब उन्हें अपने मांगलिक कार्यों में पूजा कराने के लिए बुलाते थे। उसका गांव में ही एक छोटा सा कच्चा घर था और उस घर के चौखट के आगे एक छोटा सा मंदिर था। पंडित जी ने बनवा रखा था, जिसमें उनकी पत्नी नियम से पूजा करती थी। पंडित जी जहाँ भी विवाह या कोई पूजा करवा कर आते तो लोग उनको दक्षिणा में मीठा, वस्त्र और भोजन देकर ही विदा करते थे। विवाह समारोह में कभी कभी ज़्यादा रात भी हो जाया करती थी और रात को गांव में सवारी वाला वाहन भी मिलना संभव नहीं था। इसलिए पंडित जी ने एक साइकिल ले रखी थी। वो उसी से हर समारोह में आते जाते रहते थे। एक रात की बात है, वो एक विवाह समारोह से सभी सामग्री जैसे मिठाई, फल, भोजन, दक्षिणा और वस्त्र लेकर अपनी साइकिल से आ रहे थे। रात काफ़ी घनी हो चुकी थी। 1:30 से 2 बजे रात का वक्त हो रहा था। वो जंगल के कच्चे रास्तों से होते हुए अपने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। तभी एक छोटा सा बकरी का मेमना उसकी साइकिल के आगे अचानक से भागते हुए आ गया। पंडित जी ने एकदम से साइकिल को ब्रेक लगाए, जिससे वो
मेमना साइकिल के नीचे आने से बच गया। पंडित जी ने देखा कि मेमना सुरक्षित है और उसको कोई चोट नहीं आई है। ये देख पंडित जी की जान में जान आई कि वो छोटा सा मेमना ठीक है। पंडित जी ने चैन की सांस ली और मेमने की तरफ देखा तो वो मेमना बिल्कुल डरा नहीं था, वो पंडित जी को देखे जा रहा था। पंडित जी ने उसको देखा तो वो उस मेमने के आकर्षण में आ गए। मेमने का रंग चिट्टा सफ़ेद था, वह इतना कोमल, मासूम और प्यारा लग रहा था जैसे मानो कोई चीज़ उस मेमने की तरफ पंडित जी को खींच रही हो। पंडित जी के मन में उस मेमने को घर ले जाने का विचार आने लगा। बस फिर क्या था, वो मेमना को पकड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़े तो मेमना भी उसकी तरफ बढ़ गया, जिससे पंडित जी ने उस मेमने को आसानी से पकड़ लिया और साइकिल के पीछे बांध लिया और उस जंगल से अपने गांव की तरफ बढ़ गए। पंडित जी काफ़ी खुश थे कि मिठाई, कपड़े, भोजन के साथ साथ ये मेमना जब बच्चे और घरवाली देखेगी तो उनकी खुशी दुगनी हो जाएगी। ऐसे विचारों से पंडित जी जंगल का आधा रास्ता पार कर चुके थे। थोड़ा सा और आगे चलकर उनको अचानक से साइकिल काफ़ी भारी लगने लगी। साइकिल के पेडल खींचने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने साइकिल की पिछली सीट की तरफ मुड़कर देखा तो उनकी जान हलक में आ गई। पिछली सीट पर उन्होंने अभी कुछ देर पहले एक कोमल सा सफ़ेद रंग का मेमना बांधा था, उसकी जगह एक चितकबरी रंग का बड़ा सा बकरा आ गया। पंडित जी के होश उड़ गए थे। उनको समझते देर न लगी कि ये एक शैतानी शक्ति है जिसको छलावा कहते हैं और मैं अब इसके खेल में फंस चुका हूँ। फिर भी उन्होंने अपने हौसले और समझदारी से काम लिया। अगर मैं अभी साइकिल से उतरकर भागने लगा तो अभी जंगल का रास्ता थोड़ा सा रहता है और इस छलावे ने मुझ पर हमला कर दिया तो मेरी मौत निश्चित है, इसलिए मुझे अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है और घर की तरफ बढ़ने में ही समझदारी है। बाकी सब अपने ईश्वर पर छोड़ता हूँ, क्योंकि अब वही मेरी जान बचा सकते हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने साइकिल खींचना जारी रखा और बस मन में भगवान का जाप करते हुए उस जंगल को पार कर लिया और अपने गांव की सरहद पर पहुंच गए। पंडित जी इतनी दूरी से तेज साइकिल चलाने की वजह से हाँफ रहे थे और उनका सांस फूल रहा था और उनका दिल इतने जोर से धड़क रहा था मानो जैसे उनके सीने को फाड़ कर अभी ज़मीन पर गिर जाए। मगर वो कहते हैं ना जब जान पर बन जाए तो जान बचाने के लिए जान की बाजी लगानी पड़ती है, तो भी इंसान पीछे नहीं हटता। बस ऐसे ही यहाँ देखने को मिल रहा था। पंडित जी को अब गांव में घुस कर अपना घर दूर से दिख रहा था, जिसकी दूरी लगभग 200 मीटर होगी। पंडित की अब जान में जान आने लगी थी। वो तेजी से आगे बढ़ रहे थे और अब उनकी घर से दूरी महज 100 मीटर ही रह गई थी। वो भगवान का धन्यवाद कर रहे थे कि अब लगता है मैं बच जाऊंगा। पंडित जी अब घर के एकदम सामने थे और घर से उनकी दूरी बस 50 मीटर रह गई। मगर अब यहाँ उनकी साइकिल की पिछले टायर पर जैसे मानो किसी ने पहाड़ रख दिया हो, साइकिल वहीं जाम हो गई।
पिछला टायर का रिम सहित मुड़ गया और पंडित जी की पास में जाकर गिरे। उनको साइकिल के पीछे किसी बड़े जानवर का होने का एहसास हुआ, मगर उनको अब वहाँ नहीं रुकना था। वो पंडित जी सरपट अपने घर की तरफ भागे। वो जानवर भी पीछे भाग लिया। पंडित जी ने अपने घर के दरवाजे पर जाकर जोर जोर से दरवाज़ा बजाना शुरू किया। उनकी पत्नी उनके इंतज़ार में जागी हुई थी। उन्होंने झट से दरवाज़ा खोला और पंडित जी अपनी अच्छी किस्मत को लेकर अंदर आ गए। पंडित जी ने अपनी जान बचा ली। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आप क्यों हाँफ रहे हो? आप ठीक तो हो ना? मगर पंडित जी ने बिना एक भी शब्द कहे हल्की सी अपनी खिड़की खोलकर उस छलावे को देखा तो वो अब एक काले भैंसे का रूप धारण करके आंगन के बाहर खड़ा दिखाई दे रहा था और गुस्से से फुफकार मार रहा था। उसकी साइकिल दूर टूटी पड़ी दिख रही थी और विवाह से मिला सारा सामान जमीन पर बिखर कर खराब हो गया। मगर पंडित जी को इसका कोई मलाल नहीं था। उसको अपनी जान बचाने की बहुत खुशी थी और वो भगवान को बार बार धन्यवाद किए जा रहे थे कि अगर आज उसका साथ और उस पर विश्वास न होता तो उनके जैसा सामान्य व्यक्ति इतनी लंबी लड़ाई अकेले नहीं जीत पाता। कुछ देर बाद देखा तो वो भैंसा वहाँ से जा चुका था। तब पंडित जी के मन में एक सवाल आया कि मेरी साइकिल से गिरने के बाद वह भैंसा मेरे पीछे भाग रहा था और मुझसे 2 हाथ दूरी पर ही था। मुझे दरवाज़ा खुलवाने में भी थोड़ा समय लगा था। अगर वो जरा सा और आगे आता तो मेरी मृत्यु निश्चित थी, मगर ऐसा हुआ क्यों नहीं? वो छलावा मेरे पीछे दरवाजे तक क्यों नहीं आया? इस सवाल को लेकर पंडित जी घर के सामने वाले आंगन में नज़र दौड़ा रहे थे कि उनकी नज़र उसके बाएं ओर बनाए हुए उस मंदिर की ओर पड़ी जिसमें रोज उनकी पत्नी पूजा करती थी और उनको जवाब मिल गया कि वो मंदिर एकदम जागृत था और कोई शैतानी शक्ति का या कोई नकारात्मक ऊर्जा उस मंदिर के पास होकर नहीं जा सकती। इसलिए वो भैंसा, वो छलावा उस मंदिर से दूर रहा, जिससे मुझे अपने घर में घुसने का और जीवित जीने का समय मिल गया। दादाजी कहते हैं, बेटा ये थी शैतानी छलावे की पहली कहानी। अब तुम सो जाओ। मगर पोते को तो अब मज़ा आने लगा था कि ऐसे कमाल की सच्ची कहानी अगर एक और हो जाए तो बहुत मज़ा आएगा। पोता बोला, दादाजी आपने शुरू से कहा था कि 2 कहानियाँ हैं, इसका मतलब अभी एक कहानी और बची है। तो दादाजी एक और कहानी सुनाओ ना, बस एक और सुना दो दादाजी। पोते के इतना कहते ही दादाजी को मानना पड़ा। छलावा की दूसरी कहानी। यह कहानी हमारे गांव के प्रसिद्ध पहलवान, जिसका नाम पृथ्वी पहलवान था, उसकी है। वो हमारे गांव ही नहीं आसपास के गांव में सबसे बड़ा पहलवान था। वो आज तक किसी से नहीं हारा था। कोई भी पहलवान उसे कुश्ती से लड़ने से कतराता था और उसके सामने कुश्ती लड़ने की हिम्मत उस समय किसी पहलवान में नहीं थी। तो फिर आम लोगों की बात ही क्या कर सकते हैं। पृथ्वी के परिवार की खेती बाड़ी का काफ़ी ज़मीन था। उस पर उसका परिवार खेती करता था। उनके परिवार ने काफ़ी बड़ा घर रहने के लिए बनवाया था, जिसमें अंदर वाले हिस्से के कमरे
बने हुए थे और बाहर वाले हिस्से में पशु बांधते थे। और काफ़ी सारी जगह वहाँ पशुओं के बांधने के बाद भी खाली रह जाती थी, जिसको वो घेर कहते थे। इसी घेर में पृथ्वी पहलवान सोया करता था। बाकी घर वाले घर के अंदर सोते थे। पृथ्वी भी शादी नहीं हुई थी और ना ही उसको कोई काम की फिक्र थी। उसको तो अपने परिवार ने बस पहलवानी के लिए छोड़ा हुआ था और वो पहलवानी में कुशल भी था, इसलिए उसका डंका पूरे जिले में बजता था। पृथ्वी को सुबह उठकर कसरत करना, पूरे दिन खाना और रात को उस खाली मैदान यानी घेरे में सो जाना, बस इतनी ही पृथ्वी की दिनचर्या थी। ऐसे ही वो एक रात सो रहा था। 1 बजे का समय था। उसके कान में एक आवाज़ पड़ने लगी, जिसको सुनकर वह गुस्सा से उठ गया। उसने देखा कि एक 50 साल का आदमी उसका नाम लेकर उसको उठा रहा था। पृथ्वी ने उससे पूछा कि कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहिए। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरा नाम ब्रह्मा है और मैं पास के गांव से तुम्हारे पहलवानी के किस्से सुनकर आया हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। मैं दिन में शहर जाकर काम करता हूँ, इसलिए रात को ही मेरे पास समय रहता है। पृथ्वी ने पूछा कि तुम आखिर मुझसे क्या चाहिए। ब्रह्मा ने कहा, मुझे तेरे साथ कुश्ती करनी है और तेरी पहलवानी का गुरूर तोड़ना है, क्योंकि मुझे तो तू कोई बड़ा पहलवान नजर नहीं आता। पृथ्वी ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा तो उसकी कदकाठी एकदम सामान्य थी और कहीं से वो पहलवान नहीं लग रहा था। पृथ्वी को नींद के बीच में टूटने का गुस्सा तो था ही, साथ में उसने पृथ्वी को ललकार के पृथ्वी की सब्र की सारी सीमाएं भी तोड़ दी थी। इसलिए पृथ्वी ने सोचा 2-4 मिनट की तो बात है, अभी इसको ऐसे उठाकर पटकूंगा कि भागता नजर आएगा। पृथ्वी ने फिर भी कहा कि एक बार और सोच ले, तेरे इस उम्र में हड्डी टूट जाए तो आसानी से नहीं जुड़ेगा। इस पर ब्रह्मा हंसकर कहा कि पृथ्वी डर लग रहा है तो मेरे पैर पकड़ ले और खुद को सबसे बड़ा पहलवान कहलवाना बंद कर दे। अगर तू ऐसा करता है तो मैं यहाँ से अभी बिना कुश्ती किए चला जाऊंगा। इस पर पृथ्वी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने सोचा, इसको अब ऐसा सबक सिखाकर भेजूंगा कि पूरा गांव हमेशा याद रखेगा। पृथ्वी ने ब्रह्मा से कहा कि ठीक है, हम कुश्ती करेंगे। और ये कहकर पृथ्वी उसको उसकी खाली मैदान में थोड़ा आगे अपने अखाड़े में ले गया। वहां जाकर दोनों की कुश्ती शुरू हो गई। पहले तो पृथ्वी ने ब्रह्मा को पकड़कर पटकने का सोचा, मगर ब्रह्मा पृथ्वी को पकड़कर बार बार छूट जाता। ऐसे ही काफी समय तक चलता रहा और आधे घंटे से ज़्यादा निकल गया। ब्रह्मा बार बार पृथ्वी को पकड़ से निकलता जा रहा था और पृथ्वी की झुलझुलाहट बढ़ती जा रही थी। ऐसी काफ़ी देर चलने के बाद इस बार ब्रह्मा ने पृथ्वी को पकड़ लिया और जोर से पटक दिया। पृथ्वी की मानो जैसे जान ही निकल गई हो। इतने में मंदिरों में घंटियां बजने लगी। सुबह हो गई। ब्रह्मा ने कहा कि पहलवान, अभी तो मुझे जाना पड़ेगा, मेरे काम पर जाने का समय हो गया। तू आज रात तैयार रहियो, इस कुश्ती को आज रात आगे बढ़ाएंगे। इतना कहकर ब्रह्मा वहां से चला गया और पृथ्वी भी उठकर नहाने धोने चला गया। मगर पृथ्वी के शरीर में काफ़ी दर्द था। पृथ्वी ने पूरे दिन अच्छे से खाया पिया
और बस आराम किया। पृथ्वी ने अपनी रात की बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि उसको डर था कि कहीं कोई उसको कमज़ोर ना समझ ले और उसके नाम पर कोई आँच ना आए। गांव में रात के 7-8 बजे तक लोग सो जाया करते थे, तो पृथ्वी बाहर घेरे में जाकर सो गया। मगर वो जानता था कि ब्रह्मा रात में आएगा जरूर, और आज उसको ऐसे ही धोबी पछाड़ मारूंगा कि वो यहाँ से भाग जाएगा और कभी मुड़कर नहीं आएगा। इतना सोचकर पृथ्वी सो गया। उसकी सोच के हिसाब से ब्रह्मा रात के 1 बजे के आसपास आया और उसकी खाट के पास आकर उसे ललकारने लग गया। ब्रह्मा ने कहा कि पहलवान उठ जा, देख मैं अपने वादे के हिसाब से आ गया हूँ, चल वो कल वाला खेल निपटा लेते हैं। ये सुनकर पृथ्वी की आंखों से नींद जाती रही और वो उठकर कल के अपमान का बदला लेना चाहता था। दोनों अखाड़े में जा पहुँचे। पृथ्वी ने अखाड़े में पानी का छिड़काव किया तो अब दोनों की कुश्ती शुरू हो गई। शुरू से ही ब्रह्मा बार बार पृथ्वी को पटकता रहा। जब जी चाहता पृथ्वी को उठा लेटा और पटक देता। ब्रह्मा पृथ्वी को पकड़ में या तो आता नहीं, अगर पकड़ में आ भी जाए तो वो चित्त करने से पहले वो मछली जैसा फिसलकर उसकी पकड़ से निकल जाता। ऐसे ही काफी देर तक चलता रहा। पृथ्वी की हालत काफी खराब लग रही थी, वो मुश्किल से उठ पा रहा था। उधर ब्रह्मा ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी एकदम तरोताजा है। पृथ्वी को बस एक बार पटकने जाना था और उसकी हार निश्चित थी। मगर फिर से पास की मंदिर में आरती होने और घंटियां बजने की आवाज आने लगी और ब्रह्मा वहां से पृथ्वी को छोड़कर जाने लगा और जाते हुए बोला कि पृथ्वी, आज रात मैं फिर से आखिरी बार आऊँगा और इस मुकाबले का फैसला आज रात को होकर रहेगा, तू जीते या मैं जीतूं। इतना कहकर वो वहाँ से निकल गया और पृथ्वी उठकर घर वालों से पूछता हुआ घर के कमरे में जाकर लेट गया। पृथ्वी का पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था, लेकिन उसका मन उससे भी ज्यादा चोटिल था, क्योंकि पृथ्वी को खुद की ताकत और शैली पर जितना यकीन था, उनको इन दोनों रातों में हजारों टुकड़े हो चुके थे, जिसको समेटने में असफल कोशिश किए जा रहा था। दोपहर हुई तो पृथ्वी ने खुद को संभाला और गांव के बूढ़े वैद्य के पास जाकर शरीर दर्द की दवाई देने को कहा। वैद्य ने कहा कि पृथ्वी, पहले मुझे अपने घाव तो दिखाओ, तभी मैं तुम्हारी दवाई बनाकर दे पाऊंगा। पृथ्वी ने उड़े हुए कंबल हटाकर अपने शरीर पर लगे घाव वैद्य को दिखाए। वो बूढ़ा वैद्य हैरान होकर बोला, पृथ्वी, तुझे कितने लोगों ने मारा है? तू हमारे जिले का सबसे बड़ा पहलवान है। मैं तुम्हें एकदम ठीक कर दूंगा, मगर पहले बता ये सब हुआ कैसे? पृथ्वी ने दोनों रातों की सारी बातें बूढ़े वैद्य को बताई। वैद्य ने भी अपने जीवन में 80 वसंत इसी गांव में अनुभव कमाते हुए गुजारे हैं और उनको औषधि की जानकारी के साथ साथ तंत्र मंत्र का भी ज्ञान था। इसलिए बूढ़े वैद्य ने सारा माजरा समझाते हुए देर न लगी और उसने उसके घाव के लिए लेप तो दिया ही, और साथ में ब्रह्मा का सामना करने की तरकीब भी बताई और आटा छानने वाली एक छन्नी भी पृथ्वी को दी। पृथ्वी सब समझ चुका था और बूढ़े वैद्य से मिलकर पृथ्वी की हिम्मत बढ़ी थी। अब पृथ्वी घर आकर अपने घाव पर लेप लगाता है और रात का इंतजार करता है।
फिर वही 1 बजे के आसपास ब्रह्मा की आवाज़ आती है, पृथ्वी उठ जा, आ इस 2 रातों से चल रही कुश्ती का अंत करते हैं। आज तेरी पहलवानी की भी आखिरी रात होगी। पृथ्वी तो सोया ही नहीं था, क्योंकि उसको तो रात का इंतजार था। वो मुस्कुराते हुए खाट से उठा और बोला कि हाँ, आज इस कुश्ती की आखिरी रात होगी, कल से हम नहीं मिलेंगे। इतना कहकर पृथ्वी और ब्रह्मा अखाड़े की ओर चल दिए। ब्रह्मा अखाड़े के बीच खड़ा होकर बोला, आजा पृथ्वी, पहले तू लगा ले जितना जोर तुझसे बचा है, फिर मैं तुझे मौका नहीं दूंगा। पृथ्वी ने कहा, यार आज हम लड़ने से पहले अखाड़े में थोड़ा पानी का छिड़काव कर लेते हैं, फिर कुश्ती शुरू करेंगे, क्योंकि लड़ते समय धूल उड़ती है। ब्रह्मा, तू ये बर्तन ले और सामने वाले जोहड़ से पानी लेकर आ जा, फिर हम कुश्ती करेंगे। इतना कहकर पृथ्वी ने वो मंत्र पढ़ी हुई छन्नी कागज के लिफाफे से निकालकर जल्दी से ब्रह्मा के हाथ में दे दी। ब्रह्मा समझ तो गया कि छन्नी में पानी नहीं भरा जाएगा, मगर उसको पता था कि मैं फिर भी पानी भरकर आज ले आऊंगा और इससे कुश्ती करके आज इसको मारकर ही जाऊंगा। ब्रह्मा जोहड़ की तरफ गया और पानी भरने की कोशिश करने लगा, मगर पानी भर नहीं रहा था। ब्रह्मा तो थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर पानी की छन्नी में आ क्यों नहीं रहा है। ब्रह्मा ने अपनी पूरी शैतानी शक्ति लगा दी, मगर छन्नी में पानी नहीं भर सका। जैसे ही जोहड़ में पानी लेने के लिए छन्नी डालकर निकालता, वो खाली निकलती। वो मंत्र पढ़ी छन्नी भी, और ब्रह्मा ने उसको हाथ में लेकर कहा कि मैं पानी लेकर आऊँगा, ना तो इस छन्नी में पानी भर सकता था और ना ही ब्रह्मा बिना पानी लाए कुश्ती कर सकता था, क्योंकि मंत्र वाली छन्नी लेकर उसने पानी लाने की बात कही थी। पानी भरने की कोशिश करते हुए सुबह हो जाती है, न ब्रह्मा पानी ला पाता है और ना कुश्ती करके पृथ्वी की जान ले पाता है। ब्रह्मा सुबह होते ही अदृश्य हो जाता है और पृथ्वी की जान बच जाती है। कुछ देर बाद बूढ़े वैद्य के पास जाकर रात की सारी बात बता देता है और उसके पैर छूकर उनको अपनी जान बचाने का धन्यवाद देता है। पृथ्वी वैद्य से कहता है कि वैद्य बाबा, ये तो बताओ वो बला आखिर क्या थी जो रात को लौटकर क्यों नहीं आया। वैद्य बाबा बताते हैं कि वो एक छलावा था जो 2 रातों से तुम्हारे साथ खेल रहा था। उसका पूरा खेल 3 रातों का था और वो तुम्हें धीरे धीरे कमज़ोर कर रहा था। कल की रात अगर तुम वो छन्नी उसको नहीं देते तो तेरी मौत निश्चित थी। वो छन्नी मैंने मंत्र पढ़कर तुझे दी थी, जिसकी वजह से उसको छूते ही वो उसके साथ बंध गया और पानी लेने को मजबूर हो गया। कोई सामान्य छन्नी होती तो उसमें आसानी से पानी भर लाता और उसके बाद अपने खेल का अंत तुझे मार कर देता, मगर ऐसी तुम्हारी किस्मत ने तुझे मेरे पास भेजकर बचा लिया। तो ये थी छलावे के खेल की 2 कहानियाँ। छलावा एकदम से सामान्य को नहीं मारता, वो तो पहले अपना खेल रचकर उसी इंसान को फंसाकर पहले इंसान के साथ खेलता, फिर जब इंसान को खेल समझने लगता, वो खेल पूरा हो जाता, उसके बाद वो इंसान को मार देता। छलावा रूप धर के जानवर से इंसान, इंसान से जानवर, ये छलावा है हुजूर। ये छल और कपट से वार करता है। पहले तो खूब खेलता है इंसान से, फिर उसको चौंकाकर मार देता है। ये छलावा है हुजूर, ये छल और कपट से वार करता है। हमारा उद्देश्य अंधविश्वास को बढ़ाना नहीं, हमारा उद्देश्य तो
ऐसे विचित्र, अकल्पनीय, अद्भुत और रोमांचकारी डरावनी घटनाओं और अनुभवों को आप लोगों तक पहुंचाना है, जिससे लोगों का शुद्ध मनोरंजन हो और लोग अपने अनुभव इस मंच पर साझा करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही डरावनी कहानियाँ ला सकें।